वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जामिनेशन। जैसा कि जानते हैं कि एग्जामिनेशन 3 अगस्त 2021 को होने वाला है और समय बहुत कम बचा है। तो इस लास्ट मोमेंट में क्या रिवीजन स्ट्रेटजी अपनाएं, किस एरिया पे फोकस करें, किसको हम ज़्यादा पढ़ें ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद रहे। और चलिए हम डिस्कस करते हैं ये सारे चीज़ को। उससे पहले आपको हम बता दें कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन में सवाल आएंगे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि जो भी बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बोला गया है कि 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग से आएंगे, 40 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स और 70 इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे मित्र भाई बहन ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, 40 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और इस 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके लिए हम टोटल 19 ये टॉपिक और एरिया हाईलाइट किए हैं, नोट डाउन किए हैं, जहाँ से सवाल एटलीस्ट 1-2 सवाल आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम जो भी टॉपिक है उसमें टॉप इम्पॉर्टेंट क्या है, टॉप 10 इम्पॉर्टेंट कहाँ है जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा सवाल पूछने की संभावनाएं हो या 3-4 भी क्वेश्चन पूछे। इसीलिए टोटल 1 से 10 तक का हम इम्पॉर्टेंट एरिया हम नोट डाउन किए हैं। ठीक है, तो उसमें से ज़्यादा सवाल आने की संभावना है। जैसे पैटर्न, सीरीज एंड ऑड वन आउट से 2-4 सवाल आएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या वेन डायग्राम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, तो वो भी आएगा। तो 2-3 सवाल। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी एटलीस्ट 2 से 3 सवाल आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट एनालॉजी से भी आएंगे सवाल। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। ये टॉपिक चूँकि एप्टीट्यूड का है और मुझे लगता है कि हर एग्जामिनेशन में टाइम्स एंड वर्क का प्रॉब्लम आता है, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि इस एग्जामिनेशन में भी 1-2 सवाल आएंगे। इसलिए टाइम एंड वर्क का जो है, टाइम एंड वर्क 5 और मिक्सचर एंड रेशियो, ये 3 को मैं पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि सवाल आएंगे, इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट से भी आएंगे सवाल, ऑर्डर एंड रैंकिंग से सवाल आ सकते हैं, और उसके बाद ब्लड रिलेशन। ये 10 जो हैं जहाँ से सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसके अलावा भी टॉपिक है जिससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो है आपको फिगर दिया रहेगा और आपको बताना है कि अगला फिगर कौन है, या फिर मैचिंग फिगर कौन है, या फिर कौन सा फिगर को हम फिल कर सकते हैं फ्रॉम द वैकेंट प्लेसेस। इस तरह के सवाल। डायरेक्शन सेंस से भी आएगा सवाल। मिरर इमेज या वाटर इमेज पूछा जा सकता है। क्लॉक, उसके बाद आपको डाइस से आएगा। कैलेंडर प्रॉब्लम आ सकता है। डेटा से एफिशिएंसी, सिलोजिज्म एंड पजल। इस सारे एरियाज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं रीजनिंग का पार्ट है। बट ये टॉप 10 क्या इंपॉर्टेंट है इसको हम मेंशन कर लिए हैं, और इसको आप थोड़ा फोकस कीजिए, इससे सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि जानते हैं, और इस करंट अफेयर्स में आपको इंडिया का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, बिहार करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और वर्ल्ड अफेयर्स भी पूछा जाएगा। तो चूँकि ये 40 क्वेश्चन है और मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लग रहा है कि वर्ल्ड अफेयर्स से 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, कम क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद बिहार करंट अफेयर्स की बात किया जाए इसमें से 7 से 13 सवाल पूछे जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आएगा आपको इंडिया से आएगा। ठीक है, तो इंडिया करंट अफेयर्स से आपको 25 से 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है, और बिहार से भी आपको 7 से 13 सवाल पूछने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या और कहाँ तक पढ़ें। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक का ही आपको कर लेना है। इससे से सवाल आने की संभावना मुझे लग रहा है। और इसके मार्च के अलावा जो टॉपिक है, आपके मार्च के अलावा जो है अप्रैल, मई और जून, इसको भी एज ओवरव्यू आप देख लीजिएगा। बट मुझे पर्टिकुलरली मेरा एनालिसिस करता है कि अप्रैल, मई, जून से सवाल आने की संभावनाएं कम है। इसका रीज़न ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि ये लास्ट एग्जामिनेशन होने वाला था अप्रैल में, अब वो उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ऑलरेडी छप चुका होगा, और उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, तो उस दौरान पे रीप्रिंट करना, क्वेश्चन को तैयार करना, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है, और उस पर एक्स्ट्रा वर्डन भी आएगा एक्सपेंसेस का। तो इस सब सिनारियों को देखते हुए, लॉकडाउन पीरियड था तो उसमें क्वेश्चन छप नहीं सकता, तो ये सब सिनारियों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो ऑलरेडी छप चुका है वही ही संभावनाएं हैं कि दिया जाएगा, और बहुत कम चांसेस हैं, 10% चांस है कि ये नया क्वेश्चन छापे।
बट ऑलरेडी छप चुका है। इस हिसाब से हम आपको मार्च तक का फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। और इसके बाय चांस आपको लग रहा है कि मान लेते हैं कि हो सकता है पलट जाए, तो इसीलिए एज ओवरव्यू अप्रैल मई जून का आपको एज ए ओवरव्यू एक बार आपको देख लेना है, ताकि अगर आप हमारे सोच के विरुद्ध भी अगर सवाल आए तो छूट ना जाए, एग्ज़ाम कम्प्लीटली हम खाली ना आए पेपर दे करके। इसलिए आपको फोकस करना है अप्रैल से मार्च तक, और अप्रैल मई जून को भी एटलीस्ट एक ओवरव्यू देख लेना है, तो आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। और ये चीज़ आपको पढ़ना है। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020, ये जो पर्टिकुलरली 4 मंथ है, इससे सवाल जो है आपको आने की संभावनाएं ज़्यादा है। 15 से 20 सवाल या 25 सवाल भी इस 4 मंथ से आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा भी हम ये नहीं कहते हैं कि इस 4 मंथ को पढ़ें और बाकी को छोड़ दें, और भी आपको पढ़ना है। बट ये पर्टिकुलरली जो हाईलाइटेड है इसको आप अच्छे से पढ़ें, और चूँकि इससे सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स का हम लोग एज ओवरव्यू देख लिए। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी हम जानते हैं कि टोटल 70 सवाल आएंगे, और 70 सवाल ये आपको टोटल है यूनिट कितना, 12 यूनिट दिया गया है। तो इस 12 यूनिट में आप देखिएगा कि जो 11 और 12 जो है ये टोटल समझिए कि दोनों सेम ही है। तो 11-12 हम एक ही यूनिट कंसीडर करते हैं, एक्ट और पॉलिसी है। सो बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एक्ट, ये दोनों समझिए कि सेम ही, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों का एक ही आपको यूनिट कंसीडर करते हुए हम मानेंगे कि यूनिट 11 ही है। 11 यूनिट में आपको 70 सवाल पूछना है, तो ऑन एवरेज अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7-7 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि किसी भी टॉपिक को छोड़ करके जाना यह सही चीज़ नहीं है। आपको हर टॉपिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन जो भी आए तो एज क्वेश्चन को एलिमिनेट करके और क्वेश्चन को आप आंसर तक पहुंच जाएं। बट उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए, ठीक है। तो हर टॉपिक को आप पढ़ें, हर यूनिट को आप पढ़ें, बट कुछ उसमें एक ऐसे एरिया हैं जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं। मुझे पर्टिकुलरली 3 जो है यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इससे सवाल आने की ज़्यादा संभावना है, ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो है आपका फिजिकल सिस्टम, ये इससे मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। और तीसरा जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आपको लग रहा है यूनिट 10, सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सो ये 3 जो टॉपिक है, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 10, इस 3 यूनिट को अच्छे से पढ़ें। इससे सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और बाकी सब यूनिट में देखा जाए बहुत शॉर्ट में दिया गया है, तो उससे रिपीट करना और नया क्वेश्चन बनाना, चूँकि एक ही टॉपिक पे 2-4 सवाल बना देगा तो ऑब्वियसली है कि ठीक नहीं रहता है। तो इसीलिए जहाँ पे यूनिट में ज़्यादा कंटेंट है वहाँ से सवाल जो है ज़्यादा पूछने की संभावनाएं रहेगा। चूँकि 70 क्वेश्चन है और जितना भी आपको इसमें यूनिट दिया गया है उसमें कंटेंट जो है आपको बहुत ही शॉर्ट में दिया गया, तो कम कंटेंट में ज़्यादा सवाल है, तो ऑब्वियसली है रिपीट तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कि जो यूनिट 2, 4 और 6 में पढ़ना है, इसके अलावा भी जो बचे यूनिट हैं उसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट 1 की बात किया जाए, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, तो इंट्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स से अगर सवाल सेट करना रहेगा तो मैं ऑब्वियसली एक जीडीपीसी का क्वेश्चन दूंगा, और ऑब्वियसली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है आपको पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड संबंध। बट चूँकि यूनिट 1 से सवाल ऑब्वियसली 3-4 से पूछे जा सकते हैं, बट इसमें आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिट 1 में जीडीपी और पर कैपिटा से भी इनकम पर कैपिटा इनकम से ही सवाल पूछे, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो जीडीपी जो है उसको आपको अच्छे से करना है, पर कैपिटा इनकम जो है आपको अच्छे से करना है। यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट को आप फोकस करना है, इसमें यूनिट 2 में जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है आपको राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ ग्रोथ, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट 3, तो यूनिट 3 में जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, और इसमें दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। यूनिट 4 की बात किया जाए, यूनिट 4 जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको डिफिसिट्स एंड टाइप्स, दूसरा है FRBM एक्ट, और तीसरा जो है आपको
रिकमेंडेशन ऑफ एन के सिंह कमेटी। सो इसीलिए इसमें स्कोप ज़्यादा, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये 4 से ज़्यादा सवाल आएंगे। डिफिसिट एंड टाइप से आएगा, FRBM में 1 से 1 सवाल आएंगे, और एन के सिंह कमेटी रिकमेंडेशन आएगा। इसके अलावा मसाला बॉन्ड, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं यूनिट 5 में क्या इम्पोर्टेंट है। यूनिट 5 में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको बैंक रेट एंड MCLR एक इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा है जो है आपको क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टूल्स में डिफरेंट हैं आपको। ठीक है, वो आपको जैसे LSF, MSF, LCR और CRR, तो ये दो है, ये जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, और बेस रेट एंड MCLR, इससे सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। यूनिट 6 की बात किया जाए तो यूनिट 6 में जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कैसा कैसा हो सकता है। तो इसको मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन जो है आपको अच्छे से आना चाहिए, और WPI आपको पता होना चाहिए। उसका टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 3 आपको अच्छे से समझ लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये यूनिट 7 टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में आपको एक क्वेश्चन जरूरी आएगा कि टैक्स हेवन से क्या है। ठीक है, और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग और टैक्स टू GDP रेशियो, ये जो है आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स में भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म पढ़ना है, टैक्स टू GDP रेशियो, टैक्स हेवन कंट्री क्या होता है, टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 8 जो है, इसमें आपको छोटा टॉपिक है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है पर्टिकुलरली, चूँकि जो मेंशन किया है उसमें जो है आपको रिफॉर्म्स इन क्रिटिकल एरिया और है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबको पढ़ के जाना, बट ये एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म और रिफॉर्म्स इन क्रिटिकल एरिया, इस पर आपको फोकस अच्छे से करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर ये यूनिट 9, तो यूनिट 9 में है ग्लोबलाइजेशन इन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन से इसमें पर्टिकुलरली नहीं दिया है क्या एरिया है, बट आपको इससे भी सवाल आपको पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन से सवाल आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 10। तो यूनिट 10 में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। तो यूनिट 10 से जो सवाल पहले आएंगे वो एक्ट 2006 का। ठीक है, MSME एक्ट 2006 से सवाल जरूर आएंगे, जिसमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए क्या क्राइटेरिया है फॉर द माइक्रो किसके हम कहा जाए, और स्मॉल किसको कहा जाए, और मीडियम इंटरप्राइज किसको कहा जाए। तो उस क्लासिफिकेशन के लिए वो आपको एक्ट आएगा। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको संबंध है, संपर्क है, और उसके बाद स्फूर्ति है। ठीक है, ये जो है आपको इससे ज़्यादा सवाल आने की संभावनाएं हैं। और यूनिट 10 तो हमारा सारा पढ़ के जाना है, इसमें से सवाल ऑब्वियसली ज़्यादा रिपीट करेगा। तो यूनिट 10 को आपको हर चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी समाधान को अच्छे से पढ़ना है, संपर्क को अच्छे से पढ़ना है, और स्फूर्ति को अच्छे से पढ़ना है, और ये एक्ट को 2006 वालों का इससे सवाल तो एकदम कन्फर्म आएंगे। बट फिर भी यूनिट 10 को अच्छे से कीजिएगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और यूनिट 11 और 12 की बात किया जाए, ये दोनों एक ही समझिए है। यूनिट 11 और 12 में जो भी बिहार की गवर्नमेंट साइट में जो दिया है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का जो PDF दिया है, सब लोग उसी को पढ़ रहे हैं, आपको भी उसी से फॉलो करना है। एटलीस्ट वो हम सब कुछ पता होना चाहिए। तो पॉलिसी और एक्ट आपको पढ़ना है, इससे भी सवाल आपको कम से कम 5 से 6 सवाल इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 5 से 6 या 10 सवाल भी आएंगे। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा क्या करना है, यूनिट 10 पर करना है। यूनिट 10 पे आपको सवाल अच्छे खासे आएंगे, 10 प्लस ही सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 आपका है फिजिकल सिस्टम का हर चीज़ आपको पढ़ना है। बट इसमें जो ज़्यादा फोकस करना है आपको डिफिसिट एंड टाइप्स, FRBM एक्ट, एन के सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन और मसाला बॉन्ड, ये आपको आएंगे। और यूनिट 2 की बात किया जाए तो इकोनॉमिक प्लान जो भी था डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमी एंड देयर प्लानिंग्स में। ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो है इसमें आपको रॉ मनमोहन सिंह कम्युनिटी पढ़ लेना है। 5 ईयर प्लान का भी सवाल आ सकता है, तो 5 ईयर प्लान भी आपको पढ़ के नहीं जाना है। उसके बाद सेक्टर एंड देयर कंपोनेंट आपको पढ़ के जाना है। तो हालांकि यूनिट 2 में सब पढ़ना है, बट फोकस एरिया आपको है ये जो हम हाईलाइट किए हैं। ठीक है,
तो आपको आइडिया लग रहा गया होगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपको बताया है, आपको सबसे पहले उसको अच्छे से समझ लेना है, उसको पढ़ लेना है, ताकि इस एरिया से सवाल जिससे ज़्यादा पूछने की संभावना है वो आपका गलत ना हो। हालांकि सवाल लेवल आपको सब कवर करके आना है, जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा स्ट्रेटजी और मेरा जो सजेशन है आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये सब पर्सनल मैं अपने एनालिसिस पे और पर्सनल एक्सपेक्टेशन जो लग रहा है पैटर्न पे, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।